तो जब आप 10th से 11th लेवल पे आते हो तो जो 10th की केमिस्ट्री 9th 10th की और 11th की केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ें आपने सीखी है उनका थोड़ा हाई लेवल कह लो या थोड़ा वर्जन बढ़कर आता है। उस बड़े वर्जन के साथ सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है अपने पास। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। पदार्थ जो पहला चैप्टर है उसको अपने द्रव्य बोलते हैं। एक बोर्ड पे आपके सामने वर्ड लिखा है पदार्थ, इसको द्रव्य भी बोलते हैं या इसको मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये द्रव्य, मैटर या पदार्थ। इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने क्या करेंगे, देखो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर है, इसका एक अपना निश्चित भार है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है इसके अंदर। अगर इसको मैं किसी ज़मीन पर रखूँगा तो ये स्थान घेरेगा। ठीक है, स्थान यानी एक निश्चित स्थान घेरता है और निश्चित द्रव्यमान होता है। वो वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। ठीक है, इसको आप कहीं भी किसी भी स्थान पर रख दो, यहाँ रखो चाहे 10 किलोमीटर दूर ले जाके रखो, जितना स्थान यहाँ घेरेगा उतना ही 10 किलोमीटर दूर ये स्थान घेरेगा। तो यानी वह वस्तुएं जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान घेरती है, क्या कहलाएगी, पदार्थ या मैटर या द्रव्य कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी इसका वर्गीकरण, इसको डिवाइड कैसे करोगे। जो पदार्थ या द्रव्य होगा वो 2 भाग में डिवाइड होता है। 2 प्रकार का इसका वर्गीकरण होगा। पहला वर्गीकरण इसका आता है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसको अपने बोलते हैं। इसको अपने बोलते हैं जी फिजिकल क्लासिफिकेशन या भौतिक वर्गीकरण। दूसरा आता है रासायनिक वर्गीकरण यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर पे यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है, तो क्या आएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक स्ट्रक्चर, उसकी जो बाहरी संरचना आपको दिखाई देती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, 3 चीज़ें आपने देखी है, वो भौतिक अवस्था कहलाती है। अपने देख रहे थे पदार्थ या द्रव्य जिसको मैटर बोलते हैं, वह वस्तुएं जो जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। 2 इसका अपने फिर इसका कर रहे थे क्लासिफिकेशन, 2 टाइप से है। एक भौतिक वर्गीकरण जिसको अपने बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक रासायनिक वर्गीकरण जिसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन दिखाता है कि कौन कौन सी उसकी भौतिक अवस्था, जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस, किस प्रकार से उसकी फिजिकल स्टेट होती है, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो भौतिक वर्गीकरण कहलाएगा। उनके रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, केमिकल जो उसके करैक्टर होंगे उसके, यानी उसकी जो स्टडी करना, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो कहलाएगा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में आगे 3 टाइप इसकी देखेंगे अपने। एक होता है ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं, द्रव जिसको लिक्विड बोलते हैं, और गैस जिसको गैस फॉर्म में लिखा जाता है। सॉलिड हो जाएगा, द्रव लिक्विड हो जाएगा, और ये अपने पास गैस हो गया। ठीक है, अब बहुत से इस चीज़ की डेफिनेशन प्योर नहीं बना पाते। छोटी क्लास के अंदर आपको इतनी चीज़ें ये डिटेल में नहीं बताई जाती कि ठोस, द्रव या गैस की डेफिनेशन क्या बनेगी। देखो, ठोस की डेफिनेशन वो, अगर इसकी प्योर डेफिनेशन देखी जाए, शुद्ध परिभाषा अगर इसकी बनती है तो वो क्या बनेगी, कुछ पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके बीच का जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल क्या होगा, सबसे अधिक प्रबल होता है, और उसके जो यानी अणु या कण होते हैं वो पास पास मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। जैसे ठोस के अंदर ये कण हैं, ये एकदम पास पास पाए जाते हैं, इनके बीच का अंतराण्विक
जो बंध होता है वो क्या बनेगा, प्रबल होता है। प्रबल बंध से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और कण एकदम बिल्कुल पास पास होते हैं। द्रव के अंदर क्या होता है, कण एक निश्चित दूरी पर यानी ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर फैले होते हैं और इसके अंदर भी अंतराण्विक जो इसका बंध होगा वो प्रबल पाया जाएगा, लेकिन ठोस के मुकाबले कम प्रबल होगा और इसमें जो कण होते हैं लिक्विड फॉर्म के वो थोड़े से ठोस के मुकाबले दूर दूर होते हैं। गैस के जो कण होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ये किसी निश्चित आकार या निश्चित संरचना के अंदर नहीं होते, ये कितने भी दूर दूर हो सकते हैं और इनका जो अंतराण्विक बंध होता है वो दुर्बल होता है। इसके जो कण हैं वो दूर दूर हो सकते हैं, इसका जो अंतराण्विक बंध होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा। इन कणों के बीच का जो बंध क्या होगा, दुर्बल, यानी इसके कण ये दूर दूर तक बिखरे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ठोस, द्रव और गैस के अपने आयतन की बात करते हैं कि वॉल्यूम जिसको अपने आयतन बोलते हैं। आयतन किसी भी पदार्थ की आयतन क्या होता है, वो जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, आप किसी वस्तु को जैसे मार्कर को उठाकर आप जगह पर किसी पर रखोगे तो इसने स्थान घेरना है, तो वो इसका आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। तो ठोस का आयतन होता है वो सदैव निश्चित होता है। ठीक है, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसको मैं अगर यहाँ रखूँ, 50 किलोमीटर दूर रखूँ, 100 किलोमीटर दूर रखूँ, तो उसने उतना ही स्थान घेरना है जितना यहाँ पर घेरेगा, तो इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। अब अपने द्रव की बात आती है तो इसका आयतन भी निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित क्यों होगा, देखो द्रव फॉर्म, जैसे गिलास के अंदर आपने पानी लिया, एक गिलास पानी लिया तो उसका आयतन निश्चित है, यानी उस पानी की मात्रा निश्चित है, आयतन उसका निश्चित है। उसको आप किसी भी कोई दूसरे बर्तन या किसी दूसरी वस्तु के अंदर डालते हो तो भी वो पानी उतना ही रहेगा। तो ठोस और द्रव दोनों का आयतन क्या होगा, निश्चित रहता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, इसका आयतन अनिश्चित यानी निश्चित नहीं होगा। इसका आयतन निश्चित क्यों नहीं होगा, देखो अगर एक कमरे में, बंद कमरे के अंदर गैस है, उस गैस को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो पूरा स्थान घेर लेती है और उसी गैस को आप किसी एक बंद पात्र के अंदर बंद करके उसको एक जगह एकत्रित करके कम भी कर सकते हो। तो इसका आयतन क्या है, कभी भी, यानी इसके कण दूर दूर होते हैं, इन कणों को आप इकट्ठा ला के इसका स्थान कम भी करवा सकते हो, अगर दूर दूर फैल गए तो इन्होंने स्थान अधिक घेर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी संरचना। इसकी संरचना है जो ठोस की संरचना निश्चित होती है। जैसे लोहे का अगर आपने टुकड़ा लिया तो वो लोहे का टुकड़ा किसी भी जगह उठाकर रख दो, वो लोहे का टुकड़ा उतनी ही शेप का रहेगा जब तक उस पर आप कोई बाहरी बल लगाकर उसको तोड़ते या विखंडित नहीं करते हैं तब तक। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। द्रव की संरचना भी निश्चित रहेगी, इसकी संरचना भी क्या रहेगी अपने पास, निश्चित रहेगी। ठीक है, एक गिलास दूध है, अगर आप उसको किसी जग में या कोई बड़े बर्तन के अंदर डालते हो तो वो उसकी मात्रा उतनी रहेगी। एक गिलास मात्रा अगर आपने भरी है तो उसकी संरचना क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। जबकि गैस की जो संरचना होती है वो अनिश्चित होती है, इसकी स्ट्रक्चर होगी वो अनिश्चित होगी। किसी बंद जगह पर गैस के कणों को अगर बंद कर दिया जाए तो वो पास पास आ जाते हैं, खुले में छोड़ दिया जाए तो वही कण दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये भौतिक वर्गीकरण में आपने 3 चीज़ें देखी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी पदार्थ में कण पास पास होते हैं, अंतराण्विक बंध होता है उनके, उन कणों के बीच में वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। गैस में कण कुछ निश्चित दूरी पर होते हैं, ठोस के मुकाबले अंतराण्विक बंध कम प्रबल होगा लेकिन कम प्रबल होता है। और गैस के अंदर क्या होता है, कण दूर दूर बिखरे हुए होते हैं और इनमें अंतराण्विक बंध हमेशा दुर्बल होता है। इसका ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, यानी ये स्थान घेरेगा, वो निश्चित स्थान घेरता है, जबकि द्रव का आयतन भी निश्चित होगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल बताया था कि एक गिलास पानी या एक गिलास दूध है तो वो उतना ही स्थान घेरेगा अगर उसे किसी दूसरे बर्तन में डाल दो, जबकि इसका आयतन अनिश्चित होता है। कुछ गैस के जो कण होते हैं वो एक कमरे के यानी पूरे का स्थान भी घेर सकते हैं और उन्हें एक बंद पात्र के अंदर बंद करके बिल्कुल छोटी जगह भी लाया जा सकता है। संरचना ठोस की, जितने भी ठोस होंगे उनकी संरचना निश्चित होगी, इसकी संरचना द्रव की भी निश्चित होती है, जबकि गैस की संरचना अनिश्चित होती है।
हाँ, तो ठोस का एग्जाम्पल अगर आपने अपने उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें इसका एग्जाम्पल आ जाएगा लोहा, आप कह सकते हो, आयरन जिसको Fe बोलते हैं, गोल्ड सोना हो गया उसको अपने Au बोलते हैं। द्रव अवस्था के अंदर जैसे H2O हो गया, जल हुआ, ये द्रव है, लिक्विड है। गैस होगी जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन H2 गैस है, CO2 गैस है, ये सारी गैस है, इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के अंदर क्या होगा, दो प्रकार के होते हैं इसमें। अगर इसको अपने डिवाइड करें तो ये आगे दो टाइप में जाएगा। पहला टाइप आएगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा आएगा मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण के दो प्रकार है, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक इसमें होते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अभिकर्मक आप समझते हो क्या होता है, अभिकर्मक होता है सब्सटेंस। ठीक है, जैसे दो हाइड्रोजन ले लिए तो वो एक जैसे अभिकर्मक है, दो ऑक्सीजन ले लिए तो जैसे O2 गैस लिखते हैं, इसमें दो ऑक्सीजन है और वो दोनों एक ही अभिकर्मक है। H2 लिखते हैं, दो हाइड्रोजन, H तो दोनों एक अभिकर्मक है। ठीक है, तो एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, तो वो कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हो वो रासायनिक वर्गीकरण के अंदर मिश्रण में गिने जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस कितने होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। अब शुद्ध पदार्थ के अंदर आगे ये जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी आगे दो भाग में डिवाइड होता है। इसका पहला पार्ट आता है तत्व और दूसरा आता है परमाणु। रासायनिक वर्गीकरण दोबारा देख लीजिए क्या था। रासायनिक वर्गीकरण उसकी रासायनिक संरचना के अंदर जो अपने परिवर्तन का अध्ययन करते हैं वो रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। दो प्रकार से था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ होता है एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, जिसमें उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक सब्सटेंस उपस्थित होते हैं। अभिकर्मक शब्द मैंने आपको बताया था क्या चीज़ है, कि जैसे ऑक्सीजन आ गए तो वो, अब जैसे मान लो H2O लिखते हैं, तो अगर इसको अपने मैं विखंडित तोड़कर देखूं तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। तो अभिकर्मक कितने प्रकार के हुए, एक हाइड्रोजन का प्रकार, एक ऑक्सीजन का प्रकार, दो प्रकार के अभिकर्मक हुए। ये एक अपने आप में एक परमाणु, एक एलिमेंट, एक अभिकर्मक कहलाता है। अगर किसी कंपाउंड को अगर आप इकट्ठा देखो, उसको विखंडित ना करके देखो, तो वो भी एक अभिकर्मक होगा। अगर आप H2O को विखंडित तोड़ो ना, CO2 को आप तोड़ो ना, ठीक है, अगर इनको इकट्ठा देखो तो ये भी अपने आप में एक अभिकर्मक है। और अगर इनकी संरचना अपने खोल कर बनाते हैं तो हाइड्रोजन एक अलग अभिकर्मक दिख रहा है, ऑक्सीजन आपको एक अलग अभिकर्मक दिख रहा है। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, ये दो प्रकार से होगा आगे जाके डिवाइड। पहला तो होगा तत्व और दूसरा होगा यौगिक। शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्योर एलिमेंट, प्योर मैटर जो होगा वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ आगे दो भागों में बंटता है, एक तो तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व को अपने बोलते हैं एलिमेंट्स और यौगिक होता है कंपाउंड। ठीक है, तत्व और इसमें क्या होता है, एक ही परमाणु के अभिकर्मक होते हैं। इसमें एक ही परमाणु के जो अभिकर्मक होंगे वो तत्व कहलाते हैं। एक ही परमाणु के अभिकर्मक क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के जो अभिकर्मक मिलकर बनता है, एक सब्सटेंस बनेगा, एक पूरा अभिकर्मक, वो यौगिक कहलाएगा। यानी
दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना अभिकर्मक। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना अभिकर्मक क्या कहलाता है? यौगिक या फिर कंपाउंड कहलाता है। और तत्व के अंदर क्या होता है? एक ही परमाणु के अभिकर्मक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यौगिक अगर आप देखो तो CO2 एक कंपाउंड है, यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तत्व के अंदर अगर आप देखो तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपने आप में एलिमेंट है, परमाणु है ये सारे। और कंपाउंड क्या होगा? जिसमें दो एलिमेंट या दो तत्व आपस में आके जुड़ते हैं, जैसे कार्बन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, तो पूरा ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, इस चीज़ को एक बार गौर से देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, दो चीज़ें अपने कर रहे थे। प्योर एलिमेंट क्या होता है? एक ही प्रकार के अभिकर्मक जिसमें उपस्थित होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण क्या होगा? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होंगे वो मिश्रण कहलाएगा। अभिकर्मक समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सटेंस अगर आप जब तक नहीं समझोगे तब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अभिकर्मक क्या होता है? अगर आपको दिया जाए कि H2O को इकट्ठा देखना है तो ये एक अपने आप में अभिकर्मक है। अगर इसकी संरचना आप देखते हो ऐसे तो हाइड्रोजन इसमें एक अलग अभिकर्मक के रूप में दिखेगा, ऑक्सीजन एक इसमें अलग अभिकर्मक के रूप में दिखेगा। ठीक है, दूसरा आता है कंपाउंड। दो या दो से अधिक, यानी इसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे तो दो अलग अलग परमाणुओं के सिफण मिलकर बना होगा वो अभिकर्मक क्या कहलाएगा? कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपने देखेंगे आगे वाला। ठीक है, अब देखिए दोबारा एक बार, शुद्ध पदार्थ यानी एक ही प्रकार के अभिकर्मक जिसमें उपस्थित होते हैं, सब्सटेंस उपस्थित होंगे, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। दो प्रकार डिवाइड मैंने आपको बताया था, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। जिसमें एक ही परमाणु के अभिकर्मक हो वो तत्व कहलाएगा। जिसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अभिकर्मक बनता है। ये लाइन ऐसे ही याद रखनी होगी आपको, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अभिकर्मक बनेगा तो वो यौगिक कहलाएगा। देखो अगर मैं आपको कह दूं कि H2, ठीक है, H2 एक तत्व के अंदर आएगा या यौगिक के अंदर आएगा? एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा? तो वो एक एलिमेंट होगा। एलिमेंट क्यों होगा? तो तत्व की डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने? एक ही परमाणु के अभिकर्मक होते हैं। तो हाइड्रोजन एक ही परमाणु है, H एक ही परमाणु बना हुआ है ना, तो अभिकर्मक ये पूरा एक ही कहलाएगा। अगर इसमें हाइड्रोजन के साथ कुछ और लग जाता, H2O आ जाता, ऑक्सीजन आ जाता, तो वो यौगिक के अंदर आता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक समान परमाणु जिसके अंदर आएंगे वो अभिकर्मक या सब्सटेंस तत्व के अंदर आएगा। जिसमें दो अलग अलग परमाणु आएंगे वो सब्सटेंस या अभिकर्मक कंपाउंड या यौगिक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है, अपने बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण का सेकंड पार्ट आता है मिश्रण। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हो वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण ये दो प्रकार का आगे आपको दिखाई देगा। मिश्रण होगा, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। मिश्रण देखिए, मिश्रण को मैं यहाँ से अलग से लिख रहा हूँ। दो प्रकार से होता है। पहला समांगी, फिर होता है विषमांगी। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण क्या होगा? देखो दो अलग अलग अभिकर्मक तो होंगे, दो या दो से अधिक अभिकर्मक होंगे, लेकिन उनकी जो मात्रा होती है वो निश्चित मात्रा के अंदर, दोनों समान रूप से यानी निश्चित मात्रा के अंदर मिले हों, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक अलग अलग मात्रा के अंदर आपको अलग अलग स्थिति के अंदर अलग अलग रासायनिक संख्या में मिले हुए दिखाई दें तो वो आपके सामने विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है, इनकी यानी समांगी मिश्रण के अंदर क्या होगा? समांगी मिश्रण के अंदर क्या होगा? जितने भी अवयव भाग लेंगे, जो सभी अवयव है, सभी अवयवों का इस पूरे मिश्रण में समान संगठन होता है। मिश्रण में क्या होगा? समान संगठन, यानी समान रूप से वितरित होते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये समान रूप से वितरित होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण। ये लाइन लिखी हुई क्या देखिए,
सभी अवयवों का, जितने इसके अंदर अवयव मिलाए जाएंगे, जितने अभिकर्मक इसमें मिलेंगे, सब्सटेंस मिलेंगे, वो समान रूप से उनका जो संगठन होगा वो समान हो और समान रूप से वितरित हो, तो वो समांगी मिश्रण हो। और इसमें क्या आएगा, सभी अवयवों का मिश्रण में क्या हो, असमान संगठन हो। मिश्रण के अंदर क्या आ जाए, असमान संगठन आए, या फिर उनका वितरण क्या हो, असमान वितरण हो, या आप यूँ कह सकते हो असमान वितरण हो, तो वो मिश्रण क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से समझोगे। जैसे यहाँ मैं शक्कर के अंदर पानी मिला दिया जाए, शक्कर प्लस पानी, तो वो समांगी मिश्रण होगा। क्यों होगा समांगी मिश्रण, आप पानी से भरी हुई गिलास के अंदर, ठीक है, अगर आप शक्कर डालते हो और इसको चम्मच से आप मिला देते हो कुछ टाइम तक, तो ये पानी में पूर्ण रूप से शक्कर इसके अंदर घुल जाती है। तो अगर आप गिलास पानी से फुल भरा हुआ है, यहाँ देखेंगे तो इसका टेस्ट एक समान होगा, यहाँ भी टेस्ट एक जैसा और यहाँ भी, यानी आपको शक्कर की जो मात्रा है वो सारी एक जैसी ही दिखाई देगी। अगर आप गिलास के किसी भी स्थान पर आप देखोगे तो वो समान रूप से इनका दोनों अवयवों का वितरण एक समान रूप से होगा, शक्कर और पानी का। तो वो मिश्रण कौन सा कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर आप पानी मिला दो, मिट्टी के अंदर अगर आप जल मिलाते हो तो क्या होता है, जल के अंदर मिट्टी पूर्ण रूप से नहीं घुलेगी, और जैसे ये इसके अंदर मैंने पानी ले लिया, इसके अंदर मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी कुछ भाग इसके तल में पेंदे में बैठ जाएगा, जिसको आप पीपीटी बोलते हो, पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिट्टी का अलग वितरण होगा, पानी के साथ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा, जल की मात्रा कम। थोड़ा अगर आप ऊपर जाओगे तो जल की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी, मिट्टी ऊपर का जो सबसे ऊपरी सतह का होगा वो जल साफ होता जाएगा और मिट्टी कम होती जाएगी। यानी इस पूरे मिश्रण के अंदर, इसमें भी देखिए दो अवयव है, मिट्टी पानी, इसमें भी दो अवयव है, शक्कर और पानी, लेकिन ये अवयव दोनों एक दूसरे के अंदर समान रूप से घुले हुए हैं। इनका जो वितरण है इस पूरे द्रव के अंदर एक जैसा है, और इनका वितरण है वो असमान है, ऊपर जल है, नीचे की तरफ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपने इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया था पदार्थ का। मैटर या पदार्थ क्या था, वह वस्तु जो एक स्थान घेरती है, जिसका एक आयतन होता है, वो पदार्थ या द्रव कहलाएंगे। दो प्रकार के क्लासिफिकेशन में, भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण आगे तीन प्रकार का है, ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस को अपने बोलते हैं सॉलिड, द्रव लिक्विड है, और गैस अवस्था में पाया जाता है। इसमें कण बहुत पास होते हैं, इसमें कण थोड़ी निश्चित दूरी पर होते हैं, और इसमें कण कोई भी अनिश्चित दूरी पर होंगे, इनका कोई निश्चित इनका गैप नहीं होगा। इसमें अंतराणविक बंध होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। बंध यानी बल, जो कण होंगे वो पास पाए जाते हैं। इसमें अंतराणविक बंध होता है, वो प्रबल होगा लेकिन ठोस के मुकाबले कम होगा। गैस के अंदर अंतराणविक बल होता है, वो दुर्बल होता है, यानी इसमें कण दूर दूर बिखरे हुए भी हो सकते हैं। फिर देखिए, इसका जो आयतन निश्चित होता है, यानी ठोस सॉलिड कोई अगर ठोस वस्तु उसको रखोगे तो उसका आयतन निश्चित रहेगा और आकार भी निश्चित होगा। इसका भी आयतन निश्चित और आकार भी, संरचना या कह लो आकार, वो निश्चित होती है। इसका आयतन क्या होगा, अनिश्चित, और इसका जो इसका आकार होगा वो भी अनिश्चित होगा। ठीक है, गैस को आप एक बंद पात्र के अंदर भी ला सकते हो और खुले कमरे में भी ले सकते हो। रासायनिक वर्गीकरण क्या होगा, उसकी रासायनिक संरचना या रासायनिक संगठन का वर्गीकरण का अध्ययन करना रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। और भौतिक अवस्था या भौतिक जो उसकी जो संरचना होगी उसकी वर्गीकरण का अध्ययन करना फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार से होगा, शुद्ध पदार्थ जिसको अपने प्योर मैटर बोलते हैं, और मिश्रण जिसको अपने मिक्सचर बोलते हैं। मिश्रण या मिश्रण के से पहले अपने शुद्ध पदार्थ देखो क्या होगा, एक ही प्रकार के अभिकर्मक इसमें उपस्थित हो वो कहलाएगा शुद्ध पदार्थ। अभिकर्मक क्या होता है, सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस यानी एक, मान लो हाइड्रोजन के अंदर अगर आप इस संरचना को इकट्ठा देखो, H2O को, जल को, तो अगर इसको पूरे कंपाउंड के रूप में देखो तो भी एक अभिकर्मक है। अगर इसकी मैं संरचना खोल के लिखता हूँ तो इसमें दो अभिकर्मक दिखेंगे, एक हाइड्रोजन के रूप में और एक ऑक्सीजन के रूप में, तो ये अभिकर्मक कहलाता है। तो ये दो प्रकार का होगा, तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक जिसको कंपाउंड बोलते हैं। तत्व क्या होगा, एक ही परमाणु के अभिकर्मक
क्या कहलाएंगे? तत्व। जैसे एक अकेला हाइड्रोजन आ गया, H2 आ गया, H2 आ गया तो भी वो अभी एलिमेंट तत्व भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही परमाणु के दो तत्व जुड़े हुए हैं। और O2 आ गया, मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये भी एक एलिमेंट के अंदर गिना जाएगा, क्योंकि इसमें दो जो परमाणु है वो एक ही प्रकार का अभिकर्मक है। ठीक है। यौगिक क्या होगा? दो या दो से अधिक परमाणु है, उनसे मिलकर जो एक अभिकर्मक सब्सटेंस बनता है वो कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। जैसे CO2 है, इसमें कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, H2O है। ठीक है, तो ये कंपाउंड के अंदर आएगा, H2O कंपाउंड आता है, जल। फिर आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण का दूसरा पार्ट अपने कर रहे हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होगा? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हो। तो वो आगे दो प्रकार से डिवाइड हुआ था, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें सभी अवयवों का मिश्रण में समान संगठन या समान रूप से वितरण होता है। ठीक है, जिसमें जितने भी दो या तीन अवयव मिलाओ तो एक समान से रूप से मिले हों तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। उदाहरण के लिए शक्कर में, यानी पानी के अंदर शक्कर मिलाई तो वो उसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो पूरे पानी के गिलास के अंदर एक समान बना रहता है। विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या होता है? जिसमें सभी अवयव मिश्रण के अंदर असमान रूप से वितरित हो, उनका संगठन असमान हो, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल अपने क्या देखा था? जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिला दिया जाए तो मिट्टी क्या होता है? पीपीटी के रूप में जो तल के अंदर तली में बैठते हैं वो अवक्षेपी पदार्थ, भारी पदार्थ कहलाते हैं। हमने 10th क्लास में नाम भी सुना होगा, अवक्षेपण रिएक्शन भी देखी होगी। अवक्षेपी पदार्थ जो पीपीटी के रूप में नीचे बैठते हैं तली में, वो भारी पदार्थ कहलाते हैं, और ऊपर की तरफ इनमें मिट्टी की मात्रा आपको कम दिखाई देगी। तो आज की जो इसकी अपने फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर अपने पदार्थ का वर्गीकरण देखा। इस चीज़ के आपके नोट्स, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ या जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई है उसको आप नोट्स में लिखिए। इसके बाद इसके कुछ रासायनिक संयोजन के नियम हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस प्रकार से लॉ या इसके नियम काम करते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।